नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। आज हम वीडियो में एक कोर्ट केस को लेके और आए हैं और पता नहीं कैसे ये बार-बार ये चीज़ें आपस में रिपीट हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोर्ट में अब सिर्फ़ और सिर्फ़ संविदा कर्मियों के बारे में ही सुना जा रहा है। लगातार ये तीसरा केस है जो संविदा कर्मियों से रिलेटेड है और सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है, जहाँ बिना विज्ञापन और इंटरव्यू के पक्की नौकरी नहीं मिल सकती, ये बात उन्होंने साफ कर दी है। बात संविदा कर्मियों की ही है, बिहार के ये संविदा कर्मियों की बात है, उनके नियमितीकरण की ये बात है कि आखिर सरकार ने जब उनको नियमित करना चाहा, तो किस तरीके से कौन-सी समस्या आई कि उनका नियमितीकरण रद्द भी हुआ और हुआ भी। दोनों ही चीज़ें हैं, आज सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। कोर्ट केस में बने रहिएगा, साथ ही साथ आपको ये बताएँगे कि क्या ये शिक्षा मित्र से रिलेटेड है या फिर हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर शिक्षा मित्रों की तरफ इस प्रकार क्यों नहीं देखा कि उनको भी कुछ ऐसा ही न्याय मिल पाता। कहाँ कमी रह गई शिक्षा मित्र के केस में जब वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा था, जबकि केस वही है, रिलेटेड केस भी वही है, लेकिन शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा हुआ है। देखेंगे लास्ट तक, बने रहिएगा, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंद्रकर की बेंच का ये आदेश है, अहम आदेश है और देखिए उन्होंने क्या आदेश दिया है। सबसे पहले तो मामले का मूल विवाद ही देख लीजिए, क्या बैकडोर एंट्री को कानूनी मान्यता दी जा सकती है? बैकडोर एंट्री शब्द आपने शिक्षा मित्र केस में भी सुना था, उमा देवी के केस में भी सुना था। सरकार का कदम है कि हरियाणा सरकार द्वारा अस्थायी यानी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की नीतियां बनाई गई हैं, लेकिन कानूनी सवाल ये है कि क्या नियमित भर्ती प्रक्रिया सार्वजनिक विज्ञापन और इंटरव्यू के दरकिनार कर कर्मचारियों को पक्का करना उचित है? यानी ना इंटरव्यू हुआ, ना कोई विज्ञापन निकला, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है ना? तो ये चीजें कानून की तरफ से थोड़ी सामने आई तो केस जो है कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। विवाद की जड़ क्या रही, कैसे शुरू हुआ नियमितीकरण का ये सिलसिला, आपको शुरू से ले सकते हैं कि आखिर मैटर क्या था। बिहार की सरकार ने 1996 में संविदा कर्मियों को नियमित करने की योजना बनाई और उन्होंने इस योजना के अंतर्गत संविदा कर्मियों को नियमित करना चाहा, लेकिन जून 2014 में उन्होंने जो आदेश निकाला वो बहुत बढ़िया आदेश निकाला। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिनकी 3 साल की सेवा पूरी हो चुकी है, ऐसे ग्रुप बी, सी और डी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। जी हाँ, बी, सी, डी ग्रुप के जो कर्मचारी हैं और 3 साल सेवा पूरी कर चुके हैं, उनको नियमित कर देंगे, क्योंकि उनके पास अनुभव भी होगा, योग्यता भी होगी। उन्होंने नियमितीकरण को लेके पॉलिसी बना दी। लेकिन पता नहीं 1 महीने में क्या हुआ कि जस्ट अगले महीने 7 जुलाई 2014 को उन्होंने एक आदेश और कर दिया, जिसमें उन्होंने उन कर्मचारियों को भी नियमित करने की बात कर दी, जिनकी नियुक्ति बिना किसी विज्ञापन और इंटरव्यू के हुई थी। यानी कि उनको भी पक्का होने का रास्ता खोल दिया और शर्त क्या रख दी? शर्त रख दी कि 2018 तक, यानी 2014 में तो आदेश निकाला है, 2018 तक, 4 साल बाद तक जिनकी सेवा 10 वर्ष हो जाएगी, वो इस कैटेगरी में आएंगे और उनको नियमित किया जाएगा। यानी ये अजीब था कि आगे भविष्य के सालों की कैलकुलेशन काउंट करके एक पॉलिसी बना दी गई। तो इसी को लेके विवाद हो गया और जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा, तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर इस तरह से निकला। पहला मई 2018 में हाई कोर्ट का प्रहार यह रहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस केस को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो 2014 की सभी अधिसूचनाओं को मनमाना और चुनाव से प्रेरित बताया और केस खत्म। हाई कोर्ट से केस हार गई सरकार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए। 16 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया, थोड़ा सा हाई कोर्ट के ऑर्डर को चेंज करते हुए। जी हाँ, यथावत नहीं रखा, बरकरार नहीं रखा है, थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि भाई सर्वोच्च न्यायालय है, भाई उनसे तो न्याय की उम्मीद सब कोई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से तो न्याय की उम्मीद शिक्षा मित्रों ने भी की थी, लेकिन कितना मिला आप सब भली बातें अच्छी तरह परिचित हैं। बहुत कुछ अटकलें लगाई जा रही थी उस समय कि कम से कम इतने मास ऑफ मीडिया, यानी इतने शिक्षा मित्र हैं, 1,72,000 का केस था, इतने बड़ा परिवार था, शायद कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वहां से कुछ राहत नहीं मिल पाई थी और समायोजन रद्द किया गया था। अब देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या कहता है, यहाँ क्या था और शिक्षा मित्रों के केस में क्या था। उन्होंने कहा जून 2014 की अधिसूचना वैध है, सब ठीक है, क्योंकि भैया होंगी, क्योंकि उन्होंने 3 साल वैलिडिटी दी और सभी योग्यताओं की बात कही और उन्होंने सब कुछ ठीक रखा, तो उनको नियमित कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन बात आ गई ऐसे लोगों की जिनकी बैकडोर एंट्री है, कोई विज्ञापन नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है और शायद योग्यता भी ना हो, ये सब चीज आई। तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये जो तुम्हारा 7 जुलाई वाला जो ऑर्डर है ना, ये मामला गड़बड़ है, ये तुमने जरूर कुछ ना कुछ
या तो चुनाव की वजह से या किसी और वजह से ये रखा गया है, मनमाना है, ये नहीं मानेंगे और ये असंवैधानिक भी है। इसलिए बिना विज्ञापन और इंटरव्यू के चोर दरवाजे बैकडोर से आए लोगों को परमानेंट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को बांट दिया कि पहला आदेश तो सही वैध कर दिया, दूसरा जो आदेश था 7 जुलाई 2014 का वो अवैध कर दिया। आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सभी को खारिज नहीं किया। पहले वाले केस में सब जो है नौकरी से जा रहे थे, लेकिन अब बच गए, यानी 3 साल वाले तो नौकरी करते रहेंगे। लेकिन फैसले का सीधा असर संविदा के जो कॉन्ट्रैक्ट जो कर्मचारी हैं उनका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, किससे फायदा मिला? जो जून अधिसूचना के दायरे में आने वाले थे ग्रुप बी सी डी के, उनको मिल गया। और नुकसान किसको हुआ? जो 7 जुलाई 2014 वाले थे, नुकसान हो गया उनका, क्योंकि वो चीज वैलिड नहीं थी। वजह क्या थी कि उनको जो है बैकडोर एंट्री की वजह से रद्द कर दिया, उमा देवी के केस की वजह से, और उमा देवी केस का दुरुपयोग ना करने की बात उसमें कही है। लेकिन देखिए यहाँ देखिए सबसे जरूरी बात जो हम आज आपको बता रहे हैं, संविधान का अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय, इसकी तो मांग शिक्षा मित्रों ने भी की थी। इस पर तो शिक्षा मित्र भी नजर बनाए हुए था कि शायद सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का प्रयोग करेगा और इतने परिवारों की जिंदगी को बर्बाद नहीं करेगा। इसका प्रयोग करते ही कुछ ना कुछ पूर्ण न्याय दे सकता है। अब 142 पूर्ण न्याय क्या है? ये हमारा भाई संविधान का अनुच्छेद है। ये कहता है कि कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए उन कर्मचारियों की नौकरी भी बचा ली जो सब कम वेतन पर लंबे समय से काम कर रहे थे। तो जो भाई लंबे समय से काम कर रहे थे, तो ऐसे कर्मचारी तो शिक्षा मित्र भी थे, लेकिन उनकी नौकरी नहीं बच पाई। ये थोड़ा हमें लगा कि शिक्षा मित्रों को 142 का लाभ मिल सकता था ना। आप अपने विचार नीचे कमेंट करके बताइएगा कि 142 से अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती तो शिक्षा मित्रों को क्या 2 वर्ष के अंदर टेट करने की छूट नहीं मिलती? या जो अब खैर वो मैटर अलग था, हम बता चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में कि शिक्षा मित्र का जो केस है किसकी वजह से खारिज हुआ था, आर्टिकल 14 समानता के अधिकार की वजह से। आम बेरोजगार युवाओं के लिए न्याय और समान अवसर की जो बात थी, बैकडोर एंट्री पर रोक लगा दी। लाखों युवाओं का जो है भविष्य इससे सुरक्षित हो गया, क्योंकि उन्होंने बहुत तैयारी की थी और ऐसे बैकडोर एंट्री से उनके अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। ये सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है और कहता है। अब बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा सरकारी की नीतियां क्यों फेल हो गई। भाग 1 में हम बता रहे हैं कि उमा देवी का फैसला है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उमा देवी का फैसला कहता है कि हाँ, टेम्परेरी कर्मचारी परमानेंट नहीं हो सकते, लेकिन उसमें भी वन टाइम मेजर वाली बात हमने बताई थी, एक मौका दे सकते हैं और उनको नियमित करने के लिए और कोई योजना बना सकते हैं, नीति बना सकते हैं। लेकिन वो नीति सिर्फ एक बार बनेगी, एक बार, ये नहीं कि बार बार उसे बना के आप उसका उमा देवी के फैसले का दुरुपयोग करें, वैसा नहीं है। नीति बस एक बार बनेगी। अब यहीं से एक बड़ा सवाल आपके लिए भी पैदा होता है कि क्या शिक्षा मित्र उस नीति का उपयोग कर चुका है? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोनों भर्तियों में भारण के साथ शिक्षा मित्रों को अवसर देके वो नीतियां का उपयोग कर चुका है? क्या अब शिक्षा मित्रों को और किसी नई नीति से उन्हें समावित नहीं किया जा सकता? है ना सवाल बड़ा। तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार इसी उमा देवी के इस फैसले इस हिस्से को लेके कह दे कि अब हम इनके लिए कोई नीति नहीं बना सकते, क्योंकि हम इनको एक अवसर दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के। सोचने वाली बात तो है कि शिक्षा मित्रों को जो दिया गया अवसर था वो पूरा हो चुका है या आगे और भी अवसर मिल सकते हैं या नहीं। पुराने तो हाई कोर्ट के केस के बेस पे हम बता रहे हैं, क्या उनसे अब शिक्षा मित्रों को फायदा होगा या नहीं, ये आगे की बात है। लेकिन फिलहाल इस केस में जो फाइनल डिसीजन हुआ सुप्रीम कोर्ट का, बस यही था। और दूसरे भाग में हम आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 2018 वाला मैटर है भाई, हमें समझ में नहीं आया आप कैसे भविष्य की डेट को लेके ये कह के कि कर्मचारी के 2018 में 10 साल हो जाएंगे और हम ये नीति बना लेंगे। कर्मचारी के भविष्य में सेवा को भी आपने आकलन कर लिया, ये बिल्कुल निराधार है, बेकार है, इसलिए ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इस वजह से भी 7 जून 2014 वाला केस जो नीति थी वो खारिज कर दी गई, वो बिल्कुल गलत थी, पहले वाली ठीक थी और मनमानी आपकी नहीं चलेगी। न्याय के बीच का रास्ता क्या निकाला है कि प्रक्रिया का पालन करने वालों को राहत दे दी जाएगी, यानी कि जो उससे पहले वाले थे जून वाले, उनको राहत मिलेगी, अच्छी मिलेगी और वो अपने नौकरी करते रहेंगे। लेकिन ये दूसरी बात है, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, ये खत्म हो जाएगा। बिना विज्ञापन और इंटरव्यू के कोई भी आपको जो नौकरी नहीं करने देंगे। सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और समान इक्वल अपॉर्चुनिटी ही सर्वोच्च संवैधानिक सिद्धांत है। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी जो लिखी हुई है ना, यही थी वो वजह जो शिक्षा मित्रों के केस की हार बनी। यानी कि
शिक्षा मित्रों का केस एक तो समान पद पर समान अवसर ना देने की वजह से आर्टिकल 14 की वजह से हुआ और बाकी सब तो सही था। भाई अनुभव था, कुछ था, लेकिन ये वजह थी मेन जो थी। एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग योग्यता भी पूरी रख रहे थे, केवल इस चीज ने कर दिया काम। और दूसरा, उमा देवी के केस के बारे में हम बताया कि वो किस तरीके से शिक्षा मित्रों पर अप्लाई किया गया। तो ये वजह रही। अब फाइनली तो अब ये है कि आप खुद सोचिए, खुद बताइए कि शिक्षा मित्रों को क्या सुप्रीम कोर्ट से इस आर्टिकल 142 की वजह से थोड़ा सा राहत और नहीं मिल सकती थी? तो जो भी है अपने विचार नीचे कमेंट करके नीचे लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी आपको और अपडेट देते रहें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट्स का। तब तक नमस्कार, जय हिंद।